जी लुबना, आप मुझे ऑनलाइन तो नज़र आ रही हैं। आप ज़रा अनम्यूट करें अपने आप को। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कासिम अली, आपको आवाज़ आ रही है? तो ये ईद के बाद क्या हो गया आप सारों को? तलहा शौकत, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मैडम मेरे सारे गांव गए हैं तो नेक्स्ट वीक मैम ये कहाँ? स्लो था। सॉरी, क्या हुआ? और मैडम वो दूसरे ग्रुप में बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि वो क्लास को रिकॉर्ड कर लें, नेट स्लो है, हम जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अभी तो क्लास शुरू ही नहीं हुई है, तो ये आप लोग जो वीडियोस बाद में सुन सकते हैं? आपके पास नेटवर्किंग इतना इंटरनेट होता है? क्योंकि वो तो बहुत हैवी हो जाती हैं वीडियोस। मैडम ये शायद फिर कैफ में मैसेज आते हैं जो मेल है वो किसी हाँ, ऐसी जगह चले जाते हैं, वो डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे करते थे हमारे कुछ बच्चों के पिछले सेमेस्टर में, तो अब ये लोग कैसे मैनेज करते हैं इनका नहीं पता। क्योंकि देखिए ना, क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो जो वीडियो है उसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो आपसे ओपन होगी या नहीं होगी। मैम हो जाती है ओपन, ओपन हो लेकिन जाती है इसमें और आप मैम ये टीम्स में इशू आ रहा था, पता नहीं मेरा तो तकरीबन 10 मिनट लग गए ये लॉग इन होने में, क्योंकि वो अच्छा। खुल ही नहीं रहा था, बहुत स्लो हुआ था। हाँ, अच्छा। तो पेपर पढ़ा है आप लोगों ने? मैंने आपसे कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे फिर क्लास में, थोड़ा सा जो सीटीडी वाला पेपर था। अब मैं नाम ले रही कि पूछ रही हूँ पर लोग जवाब नहीं दे रहे, तो आई डोंट नो नेट का इशू है या पेपर नहीं पढ़ा। तूबा, आपने पढ़ा था? मैम थोड़ा सा पढ़ा। हम्म। तो थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें कुछ समझ आई है? जी मैम। क्या समझ आई है? मैम इसमें वो जो हमने पहले पढ़ा था सीटीडी के बारे में, थोड़ा सा वही बताया हुआ कि उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। सबसे पहले वो सेल से स्टार्ट करता है कि मतलब एक सेल होता है और ऑरिजिनेट करते करते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज बन जाते हैं। फिर और ऑर्गेनेलीज में डिफरेंसेस होते हैं। फिर उसमें फिर देखा जाए तो पॉलीमरेज 2 के अंदर बताता है कि सीटीडी डोमेन होती है, उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है कि उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस होती हैं। जिस तरह से इसका पार्ट बताया हुआ है कि ये पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसका इंट्रॉनिक रीजन में भी थोड़ा सा रोल है। और फिर उसके बारे में बताया हुआ है कि मतलब डिफरेंस होते हैं, सीटीडी के डिफरेंस है, लेकिन जो हमारे पास मैमल्स है ना, जैसा मैमल्स ज़ेब्रा फिश और लैंसेट और प्लांट, और इसके अंदर बताया हुआ है कि डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। कुछ में जो सीक्वेंस होता है सीटीडी का डिस्टल पार्ट पे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट पे कहते हैं कि कंजर्व्ड होता है, लेकिन मैमल्स में ये चीज़ नहीं देखी गई, उसके अंदर जो है डिफरेंसेस कंजर्व नहीं है। फिर इधर बताया हुआ था कि ये जो ऊपर फिगर 1 थी, इसके अंदर बताया है कि जो बैक्टीरिया, आर्किया और आरएनए पॉलीमरेज 2 है, इसके जो सीक्वेंसेस होते हैं ये ए से लेकर एच तक कंजर्व्ड है, लेकिन जो पॉलीमरेज 2 है उसके अंदर एक सीटीडी डोमेन जो होती है वो एक्स्ट्रा है।
और वो जो होती है वो गाइड करती है उनकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अलावा भी। फिर उसके अंदर बताया हुआ है कि इसके अंदर जो हेप्टेड रिपीट्स होते हैं, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रेओनीन, सीरीन, प्रोलीन, फिर सीरीन, ये 7 रिपीट्स हैं और ये कंजर्व्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है। मैमल्स के अंदर ये देखा गया है कि वो 26 और 52 रिपीट्स का डिफरेंस आता है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं है कि ये जो सीटीडी रिपीट्स है इनका जो मॉडिफिकेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, डिस्टल में हो रही है या फिर प्रॉक्सिमल में हो रही है या फिर एक दो रिपीट्स बाद हो रही है या फिर रिपीट छोड़ के हो रही है। उस तरह से इनकी कंफर्मेशन नहीं मिली, और ये भी नहीं पता कि ये डिफरेंस जो होता है ऑर्गेनिज्म में क्यों आता है, क्योंकि कुछ जगह पे हमने देखा है कि यीस्ट के अंदर जो है वो डिफरेंसेस होते हैं। एक यीस्ट स्पीशी था और एक था सर्वेसिया और एस पॉम्बी, ये कोई दो स्पीशीज हैं। इन दोनों में डिफरेंट बहुत ज़्यादा होमोलॉग्स हैं, मतलब सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इनमें भी डिफरेंसेस देखे गए हैं पोजीशन के मतलब अगर पोजीशन चेंज हो जाती है सीरीन की तो वो जो होता है वो लीथल बन जाता है, मतलब उसकी वजह से कोई जो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन में प्रोड्यूस होगा वो लीथल होगा। लेकिन कुछ जगह पे ये देखा गया कि उसमें लीथल केसेस नहीं होते। जिस तरह से इनकी पोजीशन बताई हुई है कि अगर सीरीन 2 और 5 पे होगा तो वो जो होता है वो एलेनिन और ग्लूटामेट से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर 7 पे होगा तो वो सिर्फ ग्लूटामेट से रिप्लेस हो सकता है। फिर टायरोसिन जो है वो फिनाइल एलेनिन से रिप्लेस हो सकता है पोजीशन 1 पे, उसमें इतनी चेंजेस नहीं आती। और इस तरह की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। और उसके बाद बताया हुआ कि थ्रेओनीन और सीरीन, थ्रेओनीन 4 और 7 पे जो सीरीन होता है अगर उनके अंदर मॉडिफिकेशन यीस्ट में आ भी जाए तो वो लीथल नहीं होती, वो नॉन लीथल मॉडिफिकेशन है। फिर ये जो स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं इनके अंदर बताया है कि जो सीरीन होता है उसका ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, और जो प्रोलीन और प्रोलीन 3 और 6 हैं ये सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन में रहते हैं, ये जो रिपीट्स हैं जो कंसेंसस रिपीट्स हैं। फिर बताया फंक्शनल यूनिट ऑफ जो सीटीडी है उसके अंदर ये 7 रिपीट्स हैं और 4 एक्स्ट्रा रिपीट्स होते हैं। फिर इसके अंदर ये बताया हुआ है कि अगर कुछ में जो रिपीट्स होते हैं, अगर तो रिपीट हर एक के बाद प्रेजेंट है ना तो वो लीथल है, लेकिन अगर एक को छोड़ के मतलब 2 को छोड़ के अगले में जो है वो चेंजेस आ रही हैं तो वो जो होता है वो लीथल नहीं होता। वो ग्रोथ जो उसकी जो सेल होता है उसकी ग्रोथ हो रही होती है अगर चेंजेस कंसेंसस में आ भी है। तो इस तरह की डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं। उसके बाद ये बताया हुआ है कि अभी भी फंक्शनल यूनिट जो होता है इसका 3, अभी कुछ जगह पे ये कहते हैं कि सीरीन जो है वो 3 प्रेजेंट होने चाहिए कुछ पे और 2 टायरोसिन होने चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो उससे डिफरेंस होगा। कुछ जगह पे यह स्पेसिंग जो होती है वो 2 कंसेक्यूटिव के बीच में होनी चाहिए तब डिफरेंसेस नहीं होंगे। पर अभी तक सिर्फ ये पता चला कि पीरियोडिसिटी जो है वो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका पहले कहा था कि इम्पोर्टेंट है लेकिन बाद में कहते हैं कि ये इतनी एसेंशियल नहीं है। और प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। प्रॉपर्टीज़ में कि इनका हाइड्रोफिलिक रिपीटिंग ब्लॉक्स होती हैं, और प्रोलीन जो होता है वो बेसिकली स्टेबलाइज करता है स्ट्रक्चर को और प्रिवेंट करता है प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन को। लेकिन जो बाकी 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो उनके अंदर थ्रीन, सेरीन, टायरोसिन वगैरह हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर आगे से कहते हैं कि फॉस्फोराइलेशन जो होती है सीटीडी की वो से कॉम्पैक्ट नहीं, अगर फॉस्फोराइलेटेड नहीं होगा तो वो कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर फॉस्फोराइलेटेड होगा तो फिर वो जो होता है वो एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन बन जाती है। पर कहते हैं कि ज़्यादातर जो होता है ये देखा जाए तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है जब तक इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई।
और ये जो CTD होता है ये RNA पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर पे भी होता है, 2 के स्ट्रक्चर पे, DNA पे, प्री मैसेंजर RNA पे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं इनके साथ भी होता है और ये इंटरैक्ट करता है। और लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस है क्योंकि इसके बारे में अभी तक इतना विजिबल नहीं है और ये मूव बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। और इसकी जो होमोजेनिसिटी है मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ये किस तरह से करता है ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। कुछ कहते हैं कि वो जो मैंने बताया था पहले कि या तो ये हेप्टस रिपीट्स में होता है या फिर एडजेसेंट रिपीट्स होती हैं या फिर 1 और 2 के मतलब एक रिपीट होने के बाद अगला रिपीट जो होता है वो उसको छोड़ के उससे अगले रिपीट पे होती है। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल रिपीट में होती है, ये कंफर्म नहीं है। मैम मैंने अभी तक थोड़ा सा ही पढ़ा है। चलिए गुड तुबा, आपने जो पढ़ा है आपको इधर तक तो एटलीस्ट समझ आई है ना कि ये ओवरऑल हम किस रेफरेंस में इसकी बात कर रहे हैं। और जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है RNA पॉलीमरेज 2 में ये पॉलीमरेज 1 एंड पॉलीमरेज 3 में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और इसी तरह से जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एक तरह से इसको कहते हैं कि ये एवोल्यूशनरी जो है वो एक जो है वो वेरिएशन आ रही है जो कि RNA पॉलीमरेज 2 मैमल्स में और यीस्ट में या हायर यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो इवॉल्व हुआ है और उसमें एडिशनल एक ये डोमेन जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आपने ओवरऑल तो काफ़ी सारी चीज़ों को खैर इसमें इनिशियल को कवर कर दिया है कि कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जो है इसके अंदर एक 7 अमाइनो एसिड्स का एक पूरा आप कह सकते हैं पैच होता है, ठीक है, जिसे हेप्टेड रिपीट कह रहे हैं। और ये जो पैच है इसका ये रिपीट होता है मैनी टाइम्स, ठीक है। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो एक तरह से कंसेंसस सीक्वेंस उन्होंने दिया हुआ है कि जो 3 और 4 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं वो इसके इस पैच में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कितनी दफ़ा ये 7 अमाइनो एसिड का पैच रिपीट हो रहा है, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी स्पीशी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और उसकी कोई फिक्स्ड अभी तक जो है वो लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो रिसर्च अभी तक हुई है वो मैमल्स के ऊपर हुई है या यीस्ट जो है वो उसके ऊपर हुई है। तो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम इसको स्पेकुलेट तो कर सकते हैं कि शायद वहाँ भी सिचुएशन ऐसी होगी, लेकिन जब तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होता डेफिनेटली हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोई कंक्लूसिवली कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते उसमें से। अच्छा, इसकी जो कंफर्मेशन की अगर हम बात करते हैं ना कि जो जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंसेंसस रिपीट्स, तो आपने बता दिया कि इसमें प्रोलीन है और फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। आप खुद सोचें कि अगर 7 अमाइनो एसिड्स हैं और वो कितनी टाइम रिपीट हो रहे हैं तो उसके कम्बिनेशंस बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि वो सारे कम्बिनेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना इट्स क्वाइट अ डॉन्टिंग टास्क। अच्छा, अब उस रेफरेंस में क्योंकि सिर्फ 7 अमाइनो एसिड्स हैं और वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम जिस तरह कहते हैं ना कि प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, तो इसका अभी तक जो कंफर्मेशन है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है CTD का वो एनिग्मेटिक ही है, ठीक है। नहीं, वो इतना क्लियर कट नहीं है। अभी तक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इन्होंने यीस्ट में देखे हैं तो उसमें था कि CTD जो थी वो विजिबल नहीं थी क्योंकि इसका कंसेंसस कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सॉलिड फिक्स स्ट्रक्चर, तो ये मोबाइल किस्म की है एक तरह से, ठीक है। इसी वजह से इसको CTD कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन भी कह रहे हैं और ये इट्स अ काइंड ऑफ टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जिस तरह टेल जो है वो मूव कर सकती है, इधर उधर एरियाज तक जा सकती है डिफरेंट, तो ये भी इसका भी जो बिहेवियर है वो इसी किस्म का ही है, ठीक है। अब इसमें ये बताते हैं कि कुछ जो CTD के रेजिड्यूज हैं वो बीटा टर्न बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि बट स्टिल जो है ना ये फ्लेक्सिबल है। लार्जली जो ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। अब वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होने की वजह से एक एडवांटेज उसका ये होता है कि ये जो RNA पॉलीमरेज 2 एंजाइम इटसेल्फ है ये उसके साइज से भी बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। यानी जब ये फॉस्फोराइलेट नहीं होती तो ये बहुत एक्सटेंड कर जाती है। तो एक्सटेंड करने का मतलब ये कि जो सराउंडिंग में DNA है जो क्रोमैटिन की फॉर्म में है, न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में, प्लस जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और जो DNA है ये उन सब के साथ इंटरेक्शन कर सकती है,
ठीक है, क्योंकि एक चीज जो एक्सटेंडेड हो और वो मूव भी कर सकती हो, मोबाइल भी हो, तो फिर वो क्या हो सकता है उसमें, वो अपने जो नेबरिंग प्रोटीन्स हैं, जो नेबरिंग एनवायरनमेंट है, इवन जो मैसेंजर आरएनए है, उसके साथ ये इंटरेक्शन कर सकती है, ठीक है ना। और अब इसमें जिस तरह ये बता रहे हैं कि सीटीडी वुड thus be 5 to 6 times longer than the yeast RNA polymerase 2 in its diameter। अगर RNA-2 का डायमीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 एंगस्ट्रॉम है, तो ये उससे 5 to 6 टाइम्स लॉन्गर हो सकती है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप ये कह सकते हैं, इन सच hypothetical conformation the CTD could reach basically anywhere on the RNA polymerase core structure, but could also locate on the DNA, pre-messenger RNA, other transcription factors, or histone structures of the transcribing complex. So while there is increasing evidence that CTD is most likely compact, at least in its unphosphorylated state, so extensive phosphorylation would lead to more extended conformation because of charge repulsion। आप ये कह रहे हैं ना कि जब phosphorylation, चूँकि ये जो अमीनो एसिड्स हैं इस CTD में, इनकी phosphorylation होती है, तो phosphorylation जब हो जाती है तो ये और extend कर जाती है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो फिर डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा और उसमें वो एक्सटेंड होगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि द लार्जली डिसऑर्डर्ड नेचर ऑफ फ्री सीटीडी इन फैक्ट अलाउज फॉर मेनी डिफरेंट इंटरेक्शंस विद टारगेट प्रोटीन्स, पॉसिबली बाय इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म अपॉन बाइंडिंग। यानी जो भी नेबरिंग प्रोटीन्स हैं, जब ये रीजन जो है पोलीमरेज 2 का यानी सीटीडी, जब उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो वो जैसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है ना कि वो इंटरेक्शन कर ले और फिट हो जाए, उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट बने कुछ, तो वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो है सीटीडी पे वो किस किस्म की हो सकती हैं। मैम इंड्यूस फिट मॉडल का दोबारा बताएं। इंड्यूस फिट मॉडल इसी तरह जैसे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करते, कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम को बाइंड करता है तो वो पहले उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस थोड़ी सी इंड्यूस होते हैं, वो फिट कर जाता है उसको ना, जैसे लॉक एंड की होता है कि वो बिल्कुल फिट हो जाए, उसके बाद फिर वो जो इसका प्रोडक्ट बनना है, जो भी बनना है प्रोडक्ट, तो वो बन सकता है। तो ये उस तरह की चीज़ है। सो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो है वो सीटीडी की, ठीक है। अच्छा, एक तो पॉइंट ये है कि बहुत सारी डिफरेंट किस्म की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। So the CTD undergoes a dynamic cycle of post-translational modifications that encompasses all repeats, ठीक है। जितने भी इसके repeats हैं उन सब पे किसी न किसी किस्म की modification हो सकती है। So it could be similar to the modifications of histones. The enzymes that perform these changes can be described as writers and erasers. The modifications pattern is recognized by interacting proteins, the readers, that can specifically bind to these sequence marks. आप देखें कि रीडर्स, राइटर्स एंड इरेजर्स का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था हिस्टोन मॉडिफिकेशन जब हम देख रहे थे, तो एग्जैक्टली उसी तरह ही जो एंजाइम्स या जो प्रोटीन्स सीटीडी को रिकग्नाइज करेंगी या इसको मॉडिफाई करेंगी या इसमें से कोई मॉडिफिकेशन को रिमूव करेंगी, तो वो हम उन्हें कह सकते हैं कि दे कैन बी राइटर्स और रीडर्स और इरेजर्स, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये हो सकता है कि द इंटरप्ले ऑफ मॉडिफाइंग एंजाइम्स टुगेदर विद द फंक्शनल आउटपुट जनरेटेड बाय द रिकग्नाइजिंग फैक्टर्स गिव राइज टू द आइडिया ऑफ ट्रांजिएंट कोड। ये वही बात है जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हिस्टोन्स की जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, हिस्टोन टेल्स की, उसमें हम कोई कोड डेवलप कर सकते हों, तो उसी तरह से क्या हम यहाँ पे सीटीडी की जो मॉडिफिकेशंस हैं हमको कोड डेवलप कर सकते हैं कि क्या अगर इसके फर्स्ट रिपीट पे ये मॉडिफिकेशन होती है, सेकंड पे ये होती है, तो उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है, अभी कोई फिक्स्ड कोड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और दूसरा ये कि जब मॉडिफिकेशन होती है इटसेल्फ सीटीडी पे, तो वो उसकी जो कन्फर्मेशन है या उसका जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत अफेक्ट करती हैं। अब उसके अफेक्ट से इटसेल्फ जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको वो कैसे चेंज कर सकती है, तो ये एक अलग उसमें जो है पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो अब उसका साइज भी चेंज हो जाता है मॉडिफिकेशन से, उसका मास भी चेंज हो जाता है, और उसके बाद अल्टीमेटली वो फिर उसका जो प्रोसेस होना है नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन का, वो उसको कैसे अफेक्ट करता है, ये फिर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि डिस्पाइट द रेपिटेटिव नेचर ऑफ सीटीडी एज अ सबस्ट्रेट, द होमोजेनिटी ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पैटर्न इज अ मैटर ऑफ डिबेट।
It's often not known if a specific modification is repeatedly set in several heptarepeats of the CTD, or if modification occurs in adjacent repeats, or if specific pattern is adhered to. अब ये कि अब फिर दूसरी बात है कि क्या ये जो मॉडिफिकेशन है उसके प्रॉक्सिमल एंड में हो रही है या डिस्टल एंड में हो रही है. अब प्रॉक्सिमल का मतलब ये है कि CTD का वो पार्ट जो कि RNA पोलीमरेज 2 के करीब है, और डिस्टल वो पार्ट बनता है जो कि उससे दूर बनता है. ठीक है, तो अभी एक करीब वाले पार्ट में मॉडिफिकेशन होती है, ये दूर वाले पार्ट में होती है. तो ये बहुत सारे डिफरेंट आप कह सकते हैं कि इसमें कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. ठीक है, तो अब ये कि मॉडिफिकेशन तो बहुत सारी है, बट द बेस्ट नोन आर द फॉस्फोराइलेशंस एंड डीफॉस्फोराइलेशंस. ठीक है, अब फॉस्फोराइलेशन जो है CTD की वो कौन से एंजाइम कर सकते हैं? CTD काइनेजेस हम कहते हैं उनको. और जो फॉस्फेटेजेस हैं वो वाले एंजाइम्स हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करते हैं CTD से. ठीक है, तो अभी तक जो है ये वेल कैरेक्टराइज कह सकते हैं कि ये एंजाइम्स हैं. और इस पेपर में आपने बस इन दोनों को ही डेफिनेटली फोकस करना है कि CTD सेरीन काइनेजेस. ठीक है, और फिर जो इसके अंदर फॉस्फेटेजेस आते हैं वो हैं. ठीक है, तो सेरीन काइनेजेस का मतलब है कि सेरीन ग्रुप जो है उसके ऊपर उसने अटैच करना है फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, और जो आपके पास है अदर CTD काइनेसिस भी है कि नहीं, सेरीन के अलावा आपके पास टायरोसिन भी है. ठीक है, थ्रियोनिन भी है. तो वो भी फॉस्फोराइलेट अगर होते हैं तो वो दूसरे एंजाइम्स जो हैं वो इनको फॉस्फोराइलेट करेंगे. ठीक है, टुगेदर विद CDKs. ठीक है, अच्छा, अब इन जो ये सेक्शंस जो है इनमें उन्होंने काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं. आप सिर्फ इन डिटेल्स को एक दफ़ा पढ़ लेना, लेकिन ये इसके नाम वगैरह आपने याद नहीं करने. बीच में बहुत सारी जो डिटेल्स दी हुई हैं. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं इनकी. ठीक है, और इन जनरल ये पता होना चाहिए कि CDKs या साइक्लिन्स जो है वो बीच में इन्वॉल्व होती हैं. CTD फॉस्फेटेजेस जो है ना वो रिमूव करते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स को. ठीक है, अब ये कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ CTD इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट अलाउज रिसाइक्लिंग ऑफ RNA polymerase 2 टू द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. अच्छा, ये चीज़ माइंड में रखें कि जो ये मॉडिफिकेशंस हैं ये रिवर्सिबल मॉडिफिकेशंस है. ठीक है, ये इरिवर्सिबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि इसकी टेल की मॉडिफिकेशन हो गई तो वो अब परमानेंट रहेगी. वो जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलेगा ना, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये उसके साथ ही जो है ना या ऐड होंगी या रिमूव होंगी. ठीक, so several phosphatases have been implicated in removal of phosphates from CTD, thereby mediating transitions in the transcription cycle. For example, from high serine 5 phosphorylation levels at 5' end of genes to high serine 2 phosphorylation at the 3' end. ठीक है, तो जब ये 5' end पे स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, तो फिर हाई लेवल का सीरीन जो है वो उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, और जब ये मूव करता करता 3' end पे जाएगा, मैसेंजर RNA की जो 3' end होगी, ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन का भी एंड होगा वो, तो वहाँ पे फिर आपके पास सेरीन 2 की फॉस्फोराइलेशन जो वो मिल सकती है. अब उसमें फिर ये बता रहे हैं कि बहुत सारे जो है ना वो फिर बीच में ये SSU72 जो है वो फॉस्फेटेज एंजाइम है, उसका इन्होंने बताया हुआ कि ये स्पेसिफिकली जो डीफॉस्फोराइलेट करता है. ठीक है, यानी रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को. और अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बताया हुआ कि मैकेनिज्म जो है वो टेम्पलेट फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन का वो किस तरह का हो सकता है ना. ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली इसमें ये बताया है कि दो मैकेनिज्म्स हैं. एक प्रोसेसिव मैकेनिज्म हो सकता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म हो सकता है. ठीक है, अब क्या होता है ये प्रोसेसिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, इसको देखते हैं. The repetitive nature of CTD heptarepeats allows for positioning or removal of phosphorylation marks in a repeated manner. The successive modification of such periodic template structure is known as processive mechanism, whereas the random modification correspond to a distributive mechanism. Processive वो होगा जिसमें कि आपके पास एक रिपीट में जब मॉडिफिकेशन हो गई तो जो उसके नेक्स्ट वाला है उसके बाद उसके अंदर होगी, फिर उससे नेक्स्ट एंड सो ऑन. ठीक है, एक प्रोसेस पूरा है, उसके जरिए से ये मॉडिफिकेशंस होगी. लेकिन जब रैंडम मॉडिफिकेशन होगी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो रिपीट है उसमें मॉडिफिकेशन हो गई, उसके बाद फिर 7th में होगी, उसके बाद फिर शायद लास्ट में हो, तो जब ये रैंडम जब होगी तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म कहेंगे. यानी इन दो मैकेनिज्म से जो टेम्पलेट है वो फॉस्फोराइलेट या डीफॉस्फोराइलेट जब हो सकता है. अच्छा, उसके बाद एक और भी है कि आमतौर पे ना हम कंजक्टिव मैकेनिज्म जो है
वो भी टर्म यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि जब आपके पास एक दफ़ा एक मॉडिफिकेशन जो है वो हो जाती है, तो वो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ना, वो उसको एक तरह से स्टिमुलेट करती है, ठीक है, इंड्यूस करती है, स्टिमुलेट करती है और उसको फास्ट करती है। ठीक हो गया, तो उसको हम कह सकते हैं कंजक्टिव मैकेनिज्म आ रहा है कि उसकी वजह से सेकंड वाली जो है वो एनहांस हो सकती है। अभी लेकिन एक बहुत डिटेल्स जो है ना इसमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स में बहुत डिटेल्स हमें नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो फिर ये कहते हैं कि इन एडिशन टू देयर फंक्शन एज राइटर्स, काइनेसिस may also be seen as readers because they might specifically recognize a CTD modification pattern to set another phosphorylation mark. अब ये कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो काइनेसिस जो है ना वो राइटर भी हो सकते हैं क्योंकि ये अटैच कर रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप को, लेकिन ये रीडर्स भी हो सकते हैं क्योंकि जब ये एक फॉस्फोरिलेशन मार्क इन्होंने देख लिया पीछे अटैच हुआ था, तो उसको रीड करते हुए वो एक और मार्क नेक्स्ट वाले रिपीट पर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है दे कैन बी रीडर्स एंड दे कैन बी राइटर्स एज वेल। ठीक है, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे खैर के रीडर्स और जो आपके पास होते हैं ना ये राइटर्स, ये सेम एंजाइम जो है ये दोनों फंक्शन कर सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद उन्होंने और सीटीडी मॉडिफिकेशंस जो है वो बताई भी है, लेकिन हम उसको डिटेल में नहीं जा रहे कि बहुत डिटेल्स पता नहीं है उसकी। ठीक है, उसमें बाद ग्लाइकोसाइलेशन मार्क्स जो है वो उन्होंने शो किए हुए हैं एंड ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो काफ़ी कॉमन है जो कि नजर आई है। ठीक है, उसके बाद है कि सीटीडी को बाइंड कौन कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उनके अंदर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, अब जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में जैसे TF2E है, 2F है, 2D है, फिर टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन सब यूनिट है, मीडिएटर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये सारे जो हैं दे एक्चुअली इंटरैक्ट विद हाइपोफॉस्फोरिलेटेड CTD इन द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। हाइपो मीन कि जब फॉस्फोरिलेशन जो है वो कम है, हाइपर मीन्स जब फॉस्फोरिलेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, दो टर्म्स आप लोग आगे देखेंगे इस पेपर के अंदर यूज हो रहे होंगे। उसके बाद आपके पास हिस्टोन एंड क्रोमैटिन मॉडिफाइंग फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, और अब complexes that signal to the histone structures are much better understood and appear to have more specific CTD interaction modules. And these factors include, जी बोलें मैम, ये जो 2.5 वाला सेक्शन है, ये ग्रुप में जो मैसेज आया था उसमें नहीं है इंक्लूड की, पता नहीं करता 2.5। हाँ, इसको मैं डिटेल में तो खैर करूँगी भी नहीं, आपको जस्ट एक क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वाला आता है ना उसमें ये 2.5 पूरा नहीं था उसमें। यस मैम, पूरा नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा शुरू हो रहा था? मेरा ख्याल है वो था 3.3 शुरू हो रहा था। हाँ ठीक है, क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन वाला नहीं था, नहीं 3 भी नहीं था। ठीक है, 3.3 ठीक है, ठीक हो गया। सो बहरहाल लेकिन आपके लिए खैर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल ही है कि आप जो आपके पास क्रोमैटिन को मॉडिफाई करने वाली है ना एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल बिटाइल ट्रांसफरेजेस हैं या फिर एसिटाइल ट्रांसफरेजेस हैं, तो वो जो वाले जो एंजाइम्स हैं वो CTD के साथ भी इंटरेक्शन से वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्रॉस टॉक एग्जिस्ट करती है कि जो क्रोमैटिन है उसकी मॉडिफिकेशंस कौन सी हैं और वो कौन से एंजाइम्स या प्रोटीन्स कर रहे हैं, और जो आपके पास ये है CTD जो है इस पे जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में कैसे लिंक करते हैं, कैसे इंटरेक्शन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो डायनामिक फॉस्फोरिलेशन पैटर्न है CTD का वो ट्रांसक्रिप्शन साइकिल में वो किस तरह है। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन पैटर्न ऑफ CTD आर सब्जेक्ट टू डायनामिक चेंजेस इन द ट्रांसक्रिप्शन साइकिल and undergo significant changes from initiation to termination. ठीक है, हम इसे बार-बार रिपीट भी कर रहे हैं कि phosphorylation of CTD, serine 2, serine 5 and serine 7 residues has been analyzed genome wide in Saccharomyces cerevisiae by several groups, ठीक है, laboratories, and also in mammals and plant cells with the different sets of CTD phosphorylation specific antibodies. So all groups came to very similar results and general conclusion, but also have to some different observations and interpretations. Differences can rely on the methods of data mining and evolution, which were not exactly the same for each analysis. ठीक है, लेकिन ये है कि असल चीज़ ये है कि आप जब इन्होंने एंटीबॉडीज यूज़ करके देखा कि इनिशिएशन जब होती है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की, तो उस वक्त जो फॉस्फोरिलेशन का स्टेटस है वो क्या है और उसके बाद इलॉन्गेशन में क्या है और फिर टर्मिनेशन में क्या है। ठीक है, फिगर 14 जो है इसमें आपको एग्जैक्टली जो है ना इसकी एक क्लियर पिक्चर समझ आती है। आप अगर फिगर 14 को देखते हैं
आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्शन साइकिल, ठीक है। इसमें अगर आप आ जाते हैं तो ए को देखें, फ्री पॉलीमरेज है, ठीक है, फ्री आरएनए पॉलीमरेज 2। और आप देखिए ग्रीन ओवल जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 इटसेल्फ उसका स्ट्रक्चर है, और फिर येलो जो शो किया हुआ है ये उसकी एक तरह से शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसपे 7 अमाइनो एसिड जो कि इसमें रिपीट हो रहे हैं वो शो किए हुए, ठीक है। एक सिंगल जो है वो शो किया हुआ है हेप्टाइड रिपीट। अब आप सोचें कि ये एक सिंगल नहीं है, ये मल्टीपल हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा स्पीशी है, एंड दे कैन वेरी इन नंबर। तो आप फ्री जो आरएनए पॉलीमरेज है उस पे आप देखिए कि फॉस्फोरिलेशन जो है वो नहीं हुई, ठीक है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अगर आप बी की तरफ आ जाते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो दे असेंबल द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एट द प्रोमोटर बाय रिक्रूटिंग आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, ठीक। सी में अगर आते हैं तो इनिशिएशन का प्रोसेस जब होता है, ठीक है, फर्स्ट वेव ऑफ सेरीन 5 एंड सेरीन 7 phosphorylation in the initiation complex and recruitment of capping enzymes. अब आप देखें we already have learned that the 5' end of messenger RNA it has to be capped, ठीक है, modify होना। तो जो इनिशिएशन है उसके अंदर जैसे ही 5' एंड उसका एक्सपोज होता है तो जो कैपिंग एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट, वो साथ ही जो कि अटैच होते हैं पॉलीमरेज 2 के उस कॉम्प्लेक्स के पूरे, तो वो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन द मीन टाइम जो सेरीन है 5 एंड 7 उसकी फॉस्फोरिलेशन होती है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपके कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं मैसेंजर आरएनए की, इनकी सिंथेसिस होती है, नेक्स्ट स्टेप में आप एंटर हो जाते हैं जो कि इलॉन्गेशन का स्टेप है, ठीक है। आप देखिए कि इनिशिएशन के स्टेप के अंदर जितने भी इनिशिएशन फैक्टर्स थे वो यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही एंटर हो जाता है इलॉन्गेशन में तो इनिशिएशन वाले फैक्टर्स सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही जो फॉस्फोरिलेशन स्टेटस है सीटीडी का वो भी चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अब आप काफ़ी सारे जो उसमें एडिशनल अमाइनो एसिड्स हैं इस हेप्टेड रिपीट में वो भी फॉस्फोरिलेट हो रहे हैं, ठीक है। डी में देखें डायनामिक फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ सीटीडी ड्यूरिंग द elongation phase probably involving all haptide repeats and all amino acid residues of the haptide repeat, ठीक है। अब elongation में भी चूंकि आपको पता है कि जीन, अगर जीन लेंथ की बात करते हैं, फिर आप ये देखें कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सिस्टम, बीच में इंट्रॉन्स भी आएंगे, एक्सॉन्स भी आएंगे, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है। और बीच में हो सकता है कोई और मॉडिफिकेशन भी होती हो आरएनए इसकी, मैसेंजर आरएनए की। तो उन सारी मॉडिफिकेशंस के दौरान जैसे जैसे पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन का कॉम्प्लेक्स है आरएनए पॉलीमरेज 2 के अलावा जो इलॉन्गेशन फैक्टर्स भी बीच में शामिल हो रहे हैं, वो जैसे जैसे मूव करते जाते हैं पूरे डीएनए के जीन के उस रीजन पे, तो साथ ही साथ इसका जो फॉस्फोरिलेशन का स्टेटस है वो भी चेंज होता जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो रीच करता है टर्मिनेशन सिग्नल पे, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फॉस्फोरिलेशन अगेन चेंज होती है। अब हम इस पेपर में इन्होंने डिटेल में आगे खैर बताया हुआ है कि जब टर्मिनेशन हो रही है तो फिर जो टर्मिनेशन के फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे इस सीटीडी के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जैसे अभी पीछे पढ़ा भी हमने कि फॉस्फेटेजेस जो है वो एक्शन में आ जाएंगे जैसे ही टर्मिनेशन पे पहुंचेगा, ताकि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो दोबारा से यूज़ हो सके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन, ये बहुत डायनामिक है और ये थ्रू आउट द साइकिल जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब इन्होंने डिटेल के अंदर बताया हुआ सीटीडी रेगुलेटेड सेलुलर प्रोसेसेस, ठीक है। वो अब ये इन डिटेल ये स्टेप आ रहा है। CTD regulates multiple steps during the transcription process. It starts with the coordination of transcription initiation by interaction with the mediator complex and other general transcription factors. Subsequently, dynamic CTD phosphorylation changes orchestrate the recruitment of chromatin remodeling and chromatin modifying activities to allow the capping of the free messenger RNA, the release of RNA polymerase 2 from the promoter, and the transition into elongation mode. The proper splicing and 3' processing of messenger RNA, and finally termination of transcription and export of the messenger RNA into the cytoplasm, ठीक है। हम फिगर ऑलरेडी जो वो इसको देख चुके हैं डिटेल में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिगर 15 जो है उसमें अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल आपको पिक्चर समझ आती है कि न्यूक्लियोसोमल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज के साथ जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड हैं और फिर मीडिएटर्स हैं वो कैसे इन मॉडिफिकेशंस के साथ जो वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब खैर डिटेल्स उन्होंने काफ़ी सारी दी हुई हैं, आप इसको रीड ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको जो है ना वो ओवरऑल एक ब्रीफ सा बीच में बता सकती हूँ। और फिर 4.2 सेक्शन आता है प्रोमोटर प्रॉक्सिमल पॉजिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2।
इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि promoter proximal sequences have an extremely high RNA polymerase II density in higher eukaryotes, suggesting that RNA polymerase II pauses at the transcription start site (TSS) or downstream thereof and requires activating signals for elongation. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे RNA polymerase II जो है वो प्रोमोटर के एरिया के करीब जब पहुंचता है ना, तो जब इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का जो रीजन बनता है, ठीक है, जहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होगा या उससे भी थोड़ा सा आगे डाउनस्ट्रीम, तो क्या होता है कि पॉज करता है थोड़ी देर के लिए. इट नीड सम सिग्नल्स के अब इसको जो है वो सिग्नल मिले कि इसने आगे मूव करना है. ठीक है. So however the exact process of pausing has yet to be defined. अभी ये exact नहीं पता. Experimentally इन्होंने देखा कि जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है ना, वहाँ पे उसके क्लोज जो विसिनिटी है, जो ये एंजाइम है, इसकी पॉजिंग होती है. ठीक है. तो उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है ना, उसको अभी तक नहीं पता चल सका. Polymerases at the pause site reveal melted DNA strands which are sensitive to oxidation by permanganate and can be visualized in DNA footprint experiment. Yet a footprint does not conclusively indicate whether the polymerase is in a fixed stage or if it constantly transcribes, terminates, and reinitiates at a promoter. So unfortunately, no in vivo assay is available to discriminate between the two possibilities. The precise definition of a paused RNA polymerase II at TSS or downstream thereof also includes knowledge of the phosphorylation status of the CTD. ठीक है. उसमें जो चिप एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा, हाई लेवल्स ऑफ सिग्नल्स फॉर serine 5 and serine 7 are actually detectable at promoters, while signals for serine 2 phosphorylation are essentially absent. So at least 3 kinases, CDK7, CDK8 and CDK9 can target the CTD in the initiation complex. अब देखें कि अब CTD जो आपके पास CDKs और साइक्लिन जो हैं, उनका रोल ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है. क्योंकि वो फॉस्फोराइलेशन करते हैं, काइनेजेस हैं, तो वो यहाँ पे इस टेल इसकी जो CTD है उसको फॉस्फोराइलेट करेंगे और उसको एक तरह से सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. अब CDK is a subunit of the general transcription factor TF2H and was purified as TF2H associated kinase activity. ठीक है ना. अब इसमें इन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया serine 5 specific kinase, but recent studies describe CDK as a dual specificity kinase with activity also for serine 7 phosphorylation. इसका मतलब है कि CDK7 जो है वो सिर्फ एक इसको नहीं कर रहा, बल्कि serine 7 को भी phosphorylate कर रहा है. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद उन्होंने खैर डिटेल्स पे उसको डिस्कस किया है CDKs को, और वो आप इसको रीड आउट कीजिएगा. फिर पॉइंट आता है मैसेंजर RNA कैपिंग का. So capping of pre-messenger RNA larger than 20 nucleotides occurs as soon as its 5' end is extruded from the RNA polymerase II. The 5' cap consists of a guanine nucleotide linked to messenger RNA by a 5-5 triphosphate bond. The guanosine of the cap is methylated directly after capping by a methyl transferase and termed 7-methyl guanylate or M7G. The capping stabilizes the messenger RNA and provides protection against 5' exonucleases and facilitate proper translation of the message. ठीक है, आपको ये सब पता है पहले से. अब capping is observed for RNA polymerase II, but not RNA polymerase 1 or polymerase 3 specific transcripts. ठीक है, जो RNA polymerase 1 and 3 के जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनमें कैपिंग नहीं हो रही होती. ठीक है. So recruitment of capping enzymes requires the serine 5 phosphorylated form of CTD. अब आप देखिए यहाँ पे लिंक बन रहा है. इन serine 5 जो है उसकी जब फॉस्फोराइलेशन होगी CTD पे, तो वो कैपिंग एंजाइम की रिक्रूटमेंट तब कराएगी. ठीक है. Interestingly, although serine 5P is essential for recruitment of capping enzymes in all organisms with a CTD, the recruitment pathway can differ. ठीक है, कि रिक्रूट किस पाथवे से होगा वो डिफरेंट है. The recruitment to the serine 5 phosphorylated CTD occurs in metazoa through RNA guanylyl transferase domain of a bifunctional enzyme with an additional RNA triphosphate domain. In contrast to recruitment in Saccharomyces bombi occurs via additional interface located on the multihelical foot domain of RBP1. Although the serine 5 interface and foot domain interface individually contribute only weakly to the interaction with the capping enzyme, in combination they form a stable complex with the capping enzyme. ठीक है. अब ये इनका जो पाथवेज हैं वो दोनों के डिफरेंट हो गए. ठीक है. अब उन्होंने खैर डिटेल दी है. उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब CDK9 जो है वो उसका बीच पे रोल आ रहा है इसके साथ. ठीक है.
कैपिंग के इस पॉइंट पे। और उसके बाद आप देखते हैं कि इलॉन्गेशन जो है वो उसमें जब एंटर हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, तो फिर क्या सिस्टम है? द रिलीज ऑफ RNA polymerase 2 into an elongation mode requires phosphorylation of CTD serine 2. The recruitment of SIR2 specific kinases is SIR5P dependent either in a direct or in indirect way. ठीक है, अब इसमें क्या serine 5 की जो phosphorylation है अगर वो होगी तो फिर जो है ना वो स्पेसिफिक काइनेसेस है वो आएंगे और उसके बाद वो इलॉन्गेशन वाले उसमें एंटर हो जाएगा। In Saccharomyces cerevisiae, two enzymes can phosphorylate SIR2. ठीक है, a BER1 which is recruited directly to RNA polymerase 2 by serine 5 phosphorylation and CTK1. So equivalent kinases for SIR2 phosphorylation have been identified in Saccharomyces pombe. ठीक है, Saccharomyces cerevisiae में एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर उन्होंने देखा कि इसी तरह से जो मिलते जुलते एंजाइम्स थे वो Saccharomyces pombe में भी उनको मिले। ठीक है, अब इसमें फर्दर उन्होंने CDK9 का रोल जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलॉन्गेशन के अंदर उसका बीच में रोल है। और अब ये कह रहे हैं कि अ कॉमन नॉन CTD सबस्ट्रेट फॉर BER1 एंड CDK9 इज द सब यूनिट SPT5 ऑफ द DRB। ठीक है, अब ये सेंसिटिविटी फैक्टर्स व्हिच कंटेन्स अ कार्बोक्सी टर्मिनल रिपीट डोमेन सिमिलर टू CTD। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो इलॉन्गेशन फैक्टर्स बीच में आ रहे हैं, ठीक है, और CDKs जो आ रहे हैं वो आके कैसे इलॉन्गेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें CDIF is recruited to RNA polymerase 2 together with the negative elongation factor NLF, a complex conserved in higher eukaryotes। ठीक है, elongation factor की बात करें कि NELF जो है ये elongation factor है जो के बीच में रोल प्ले कर रहा है। So both factors act as inhibitors of transcription elongation. Phosphorylation converts DSIF and NELF into positive factors for elongation. इसका मतलब है कि पहले ये जब ये डीफॉस्फोरिलेटेड थे यानी ये अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में ये नेगेटिव थे, इलॉन्गेशन में नहीं जा सकता था आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जब तक कि इनकी फॉस्फोरिलेशन जो है वो नहीं हो जाती। ठीक है, तो अब ये इन इलॉन्गेशन फैक्टर्स की फॉस्फोरिलेशन होती है तो उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इलॉन्गेशन में एंटर होता है। So most of our knowledge of serine 2 phosphorylation originates from work with PTEFB. This factor was first identified as the DRB sensitive RNA elongation factor. The production of full length transcripts in vitro and functional messenger RNA in vivo is sensitive to the kinase inhibitor DRB. ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि DRB जो है वो इसका रोल शो कर रहे हैं। So shortly after its description, PTEFB achieved fame as a key regulator of human immunodeficiency virus propagation. So this factor together with viral TAT protein is recruited to a stem loop structure in the nascent transcript derived from the viral LTR promoter and activates elongation by phosphorylation of CTD. अब ये कि ये फैक्टर जो है इन्वॉल्व है और इसको CTD की फॉस्फोरिलेशन जो है वो चाहिए ताकि इलॉन्गेशन ये कर सके। Subsequently, promoter proximal recruitment of PTEFB for activation of elongation has been described for many cellular promoters. ठीक है, नहीं बहुत सारे promoters के करीब इस particular factor की phosphorylation जो है वो चाहिए। However, it's puzzling that serine 2,5 phosphorylation signals are generally extremely low at the 5' end of genes in CHIP experiment. ठीक है, अब ये है कि चूंकि अभी तक कोई कंक्लूसिव मैकेनिज्म नहीं निकला है, इन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं कि कैसे इसको एक्सप्लेनेशंस जो है वो दी जा सकती हैं। ठीक है, कि ये इसका प्रेजेंस जो है वो कैसे एक्टिवेट या इनएक्टिवेट कर सकता है इलॉन्गेशन में। ठीक है, तो आप बेशक उस डिटेल को ना देखें। ठीक है, और आपको ये बस पता होना चाहिए कि इलॉन्गेशन फैक्टर्स जो हैं वो अगर इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, जब उनकी फॉस्फोरिलेशन होती है तो फिर ही वो इलॉन्गेशन की तरफ जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है मूव करता है। ठीक है, उसके बाद co-transcriptional splicing. The regulation and coordination of messenger RNA splicing process is probably one of the central functions of CTD. However, CTD function is not restricted to splicing but also includes the processing of small nuclear RNA and other non-coding RNAs. The first evidence for involvement of CTD in splicing came from reporter gene assays with alpha-amanitin resistant RNA polymerase 2
alpha amanitin binds and specifically inhibits the activity of RNA polymerase 2 at 2 microgram per ml, while RNA pol 1 and 3 are resistant to alpha amanitin. ये हमने discuss किया था पहले, और are inhibited at a 50-fold higher concentrations. The availability of alpha amanitin resistant mutants of RNA pol 2 with point mutations in RBP1 allowed the construction of RBP1 expression vectors for analysis of CTD mutants. ठीक है, इसमें उन्होंने different mutants create किए थे RBP1, ये जो आपका carboxyl domain है उसके लिए. मैम हमने ये अल्फा अमेनिटिन वाला नहीं पढ़ा जी मैम, ये आप जो कह रही है ना कि हमने डिस्कस किया था अल्फा अमेनिटिन, ये हमने नहीं पढ़ा. आपने ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर अटेंड किया था? यस मैम किया था. उसमें जहाँ पे हमने यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस का पढ़ा था ना, टेबल बना हुआ था. जी जी. लास्ट में अल्फा अमेनिटिन से सेंसिटिविटी शो हो रही थी और मैंने क्लास में डिस्कस किया था, बताया था ये अल्फा अमेनिटिन. ठीक है, ये वहाँ पे था. ओके, तो इसमें अब ये पॉइंट ही बता रहे हैं कि ये म्यूटेंट्स क्रिएट करके ना आरएनए पॉलीमरेज 2 के, तो फिर उन्होंने जो है वो एनालिसिस किया कि ये इसके कौन सा जो पार्ट है वो इसमें स्प्लाइसिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है. So after expression of alpha amanitin sensitive RNA pol 2 with the manipulated CTD, the endogenous RNA pol 2 was inhibited by addition of alpha amanitin to the cell medium. So reporter gene constructs transfected into these cells 24 hours later could thus only be transcribed by the recombinant RNA pol 2. यानी इन्होंने cells के अंदर जो था ना ओरिजिनल जो था वो उसको वो कर दिया, ओरिजिनल को, चूंकि वो अल्फा अमेनिटिन से उसने इनहिबिट होना था वो तो हो जाएगा, लेकिन जो म्यूटेंट वाला बनाया था इन्होंने जो कि रेजिस्टेंट था अल्फा अमेनिटिन से, जब उससे उन्होंने देखा तो फिर जितने भी ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस हो रहे थे वो उस म्यूटेंट से ही हो रहे थे. ठीक है. सो दिस सिस्टम प्रोवाइडेड द फर्स्ट एविडेंस दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स fail in efficient splicing, 5' capping and 3' processing if RBP1 lacks the CTD. अगर जो RNA polymerase 2 की लार्जेस्ट डोमेन है, अगर CTD वो लैक करती है तो फिर ना जो है ट्रांसक्रिप्ट की 5' स्प्लाइसिंग हो सकती है, ना कैपिंग हो सकती है, ना ही 3' प्रोसेसिंग हो सकती है. ठीक है. So CTD deletion mutants showed that approximately 1/2 of the length of CTD is sufficient for proper splicing, 5' capping and 3' processing of reporter gene derived transcripts. So whether this applies to all cellular genes is currently unknown. लेकिन बहरहाल इस important experiment से एटलीस्ट उनको ये पता चला कि अगर complete loss होता है फिर definitely ये सारे processes नहीं हो सकेंगे. ठीक है. तो फिर messenger RNA जो वो फंक्शनल ही नहीं होगा, और जो एटलीस्ट हाफ जो लेंथ है उसकी वो ज़रूर चाहिए होती है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है प्रॉपर चले. ठीक है. यानी 5' कैपिंग हो, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस भी हो और बाकी सारे. ठीक है. और splicing of pre-messenger RNA is catalyzed by spliceosome, a large ribonucleoprotein complex. ठीक है. Spliceosome is composed of 5 small nuclear RNA SNRNA particles and is assembled with large number of auxiliary factors. अच्छा, splicing वाला जो process है ना, इसको मैं नहीं देख रही क्योंकि आप लोग के जो एक ग्रुप की प्रेजेंटेशन है स्प्लाइसिंग वालों की, तो वो उन्होंने डिटेल में इसको कवर करना है. और दूसरा मैंने उनको कहा था कि वो इस पेपर में से ये पार्ट जो है ना वो ज़रूर इसको यूज़ करें और उसके बाद इसको जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करें. ठीक है. इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ. और उसका 3' जो प्रोसेसिंग आती है इसकी, हमारे जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी, उसको देख लेते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ RNA pol 2 ट्रांसक्रिप्ट्स occur along distinct gene class specific pathways either via polyadenylation dependent pathway. ठीक है. the NRD1, और ये पूरा एक पाथवे है, NRD1 पाथवे जिसे कहते हैं. ठीक है. और द इंटीग्रेटर डिपेंडेंट पाथवे. ठीक है. ये दो मेन पाथवेज आते हैं जिसको हम देख रहे हैं इधर इसमें ना आपके पास ये जो यूकैरियोटिक सिस्टम है उसमें जो टर्मिनेशन का प्रोसेस होना है. ठीक है. और द फर्स्ट पाथवे इज यूज्ड फॉर ऑल मैसेंजर RNA except for specifically expressed S phase histone messenger RNA and also for many long non-coding RNAs, while the second pathway is used for many small non-coding RNAs. ठीक है. The SNO RNAs हैं या CUTS हैं, cryptic unstable transcript. ठीक है. The third pathway is specifically used for snRNA. So transcript 3' processing along the polyadenylation pathway involves a specific polyadenylation signal. ठीक है. पूरा सीक्वेंस शो किया है AAUAA in the nascent RNA that is recognized by the polyadenylation complex. The requirement of the CTD for 3' processing and the interaction of CTD
with the polyadenylation complex factors CPSF and CSTF was first demonstrated in mammalian cells with reporter gene assays and subsequently by in vitro splicing assays. ठीक है, अब इसके अंदर जो इन विट्रो assays किए और बाकी जो assays थे इनको so several factors of the polyadenylation dependent cleavage pathway, in particular PCF11, RTT and CST display binding activity for specific CDD serine-2 phosphorylation marks, which is consistent with the strong increase of SER2 phosphorylation signals at the polyadenylation site seen in chip experiments. अच्छा, main message जो है इसके अंदर ये आ रहा है कि जो polyadenylation dependent cleavage pathways है ना, उसके अंदर आपके पास ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं जिन्होंने बाइंडिंग एक्टिविटी शो की है CTD की पर्टिकुलर फॉस्फोरिलेशन के साथ. ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आप अगर फिगर ये देखते हैं ना, जो 20 फिगर है, इसमें आप देखते हैं तो CTD जो शो की भी है इन्होंने, इसमें सेरीन 5 की फॉस्फोरिलेशन है, सेरीन 2 की फॉस्फोरिलेशन है, और ये रिकग्नाइज कर रहे हैं RTT 105 और ये, अब ये इनकी रिकग्निशन हो रही है और साथ ही इनका इंटरेक्शन जो है वो RNA पोलीमरेज 2 पे जो मैसेंजर RNA बाइंड हुआ है उसके साथ हो रहा है. ठीक है, तो ये आपस में इसी तरह से इंटरेक्शन करके तो क्लीवेज कर देते हैं मैसेंजर RNA. ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो है, टर्मिनेशन जो है वो एग्जैक्टली फिर कैसे हो रही है. इन कंट्रास्ट जो नॉलेज अबाउट मैसेंजर RNA 3' end formation, little is known about signals that control transcription termination of RNA pol 2 in eukaryotes. Transcription continues downstream of poly A signal and can terminate up to several kb downstream and at multiple sites. ठीक है, yet the 3' processing of RNA is a critical determinant for termination. अब ये कि 3' जो प्रोसेसिंग है RNA की, वो एक तरह से उसका क्रिटिकल डिटर्मिनेंट है कि टर्मिनेशन जो है वो हो जाएगी अब ट्रांसक्रिप्शन की ना. So deletion of poly A signal in simian virus 40, a small DNA virus with the circular genome, results in a failure of transcription termination and leads to multiple rounds of transcription. इसका मतलब है कि अगर हम poly A signal जो है वो डिलीट कर देते हैं उसके genome से, DNA से, तो क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट नहीं होगी और बार बार टर्मिनेट जो है ना ये चलता रहेगा ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है. So recent experiments जो उन्होंने रिवील किया कि RNA polymerase 2 occupancy of gene is often much higher downstream of the poly A site as compared to sequences between transcription start site and poly A site. इसका मतलब है कि स्टार्ट में भी पॉज करता है जब प्रोमोटर के करीब होता है और जब एंड में पहुंचता है तब भी वो पॉज करता है. ठीक है ना, उसको सिग्नल चाहिए होते हैं कि अब स्टॉप कर दो, तुम हट जाओ DNA के ऊपर से. So the current torpedo model जो figure 20 में शो किया इन्होंने suggests that the unprotected 5' end of processed RNA is targeted by 5' to 3' exonuclease that degrades the RNA behind the transcribing RNA pol 2 and the termination is impaired in the absence of the exonuclease. So अगर ये कि अगर प्रोसेस चल रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि इसको आप टर्मिनेट कर दें ट्रांसक्रिप्शन को, तो फिर आपको कुछ स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियसेस भी चाहिए होते हैं. लेकिन अगर 5' कैपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो एंडोन्यूक्लियस जब उसको चॉप करना शुरू कर देगा. However, the torpedo model fails to provide mechanistic explanations of how liberation of RNA pol 2 from the template is achieved and how allosteric changes may contribute to termination. So likewise, the role of CTD and the removal of all phosphor marks in the CTD by the phosphatases FCP1 and SS72, as well as the looping of termination site to the promoter, are still controversial in terms of contributing to the liberation of RNA pol 2 from the template. ठीक है, अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो लिबरेशन है कि RNA pol 2 जो है वो जब मैसेंजर RNA की सिंथेसिस हो जाती है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो वो वहाँ से हटता कैसे है. अभी तक स्टिल ये कंट्रोवर्शियल है, कुछ इन्होंने थ्योरीज बताई हैं लेकिन वो कोई इतनी कंक्लूसिव नहीं है. ठीक है, तो यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो तो कंप्लीट होता है. हमारा ये टॉपिक था CTD क्रोमैटिन क्रॉस टॉक. मेरा ख्याल है ये तो होगा कि CTD और क्रोमैटिन की क्रॉस टॉक जो है वो कैसे हो रही है, उसका क्या रोल है बीच में. So similar to the histone code proposed by Stroll and Ellis, is the existence of a CTD code has been postulated by Burato-Boxi. The term code, rather than constituting a general code, is used here to describe the formation, either stable or transient, of the structures in histone tails or haptides of the CTD by post-translational modifications to regulate the action of downstream effectors. अब ये कह रहे हैं कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कोड तो नहीं है, मगर ये कि शायद कोई ट्रांजिएंट कोड एग्जिस्ट करता है
कि जो हिस्टोन की टेल्स हैं उनकी मॉडिफिकेशंस और जो सीटीडी की जो है इसकी मॉडिफिकेशंस ये किस किस्म की होंगी, तो फिर क्या उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशंस बोथ इन हिस्टोन टेल्स एंड सीटीडी हेप्टाइड्स स्पेसिफाइज एंड लिमिट्स द टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है ना, कि वहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन है। अगर लेट्स सपोज हिस्टोन जो है वो मिथाइलेटेड है हिस्टोन टेल, और जो ये है सीटीडी जो है ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड है, इसका क्या मीनिंग होगा। या अगर हिस्टोन की टेल्स जो एसिटाइलेटेड हैं और ये जो टेल है सीटीडी की ये हाइपरफॉस्फोराइलेटेड है, तो इसका क्या मीनिंग होगा ना। सो बिकॉज सीटीडी एंड हिस्टोन टेल्स co-evolved over hundreds of millions of years, ठीक है, specific signatures of histone modification may communicate with specific signatures of CTD modification and vice versa. Histone code comprises reversible modifications including acetylation, phosphorylation, methylation and ubiquitination, which can remodel the interaction surfaces of chromatin and the binding and dissociation of cellular factors in response to cellular signals. ठीक है ना, आपको ये तो पॉइंट पता है कि अगर जो सेलुलर सिग्नल आएगा वो किसी टारगेट जीन को कि जो हिस्टोन्स हैं उनकी टेल्स को कर देगा, मिथाइलेट कर देगा या एसिटाइलेट कर देगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा। एसिटाइलेशन का तो पता है आपको, वो ओपन अप होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रॉस टॉक से वो एग्जिस्ट करती है। So several newly described modification marks expand the complexity of the CTD, with SIR7 and methylated arginine being the first examples of CTD modification that are read in a gene-specific manner. अब बता रहे हैं कि सेरिन 7 की जो phosphorylation है वो और मिथाइलेटेड आर्जिनिन जो कि हिस्टोन की टेल में होगी, ठीक है, इनका जो आपस में इंटरेक्शन है, ठीक है ना, वो जीन स्पेसिफिक मैनर में फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको इतना से एक्सप्लोर किया। सो SIR5 phosphorylation plays a specific role in recruitment of the integrator complex, which is required for snRNA3 processing. And arginine 1880 methylation regulates the steady state level of specific small RNA. Yet how can specific modification patterns be established in the CTD in a gene specific manner, and where does the information for pattern come from? Does the information at least in part arise in a tissue specific way from epigenetic tags associated with chromatin, and does this histone encoded information serve to write a CTD code for transcription and maturation of RNA? There are so many question marks, ठीक है ना। It's quite challenging कि आप ये exact जो relationship exist करता है हिस्टोन की टेल्स की modifications में और CTD की modification में उसको explore कर सकें, ठीक है। तो काफ़ी सारे experiments उसके लिए चाहिए होंगे। अब इसमें आगे बता रहे हैं कि modification of chromatin and CTD is mutually controlled. अब यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है कि ये म्यूचुअल कंट्रोल कहीं पे एग्जिस्ट करता है, जो कि हिस्टोन की भी जो क्रोमैटिन की जो मॉडिफिकेशंस है उन्हें भी देख रहा है और फिर सीटीडी की जो मॉडिफिकेशंस है उनको भी देख रहा है, ठीक है। तो इस लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर इसमें इन्होंने इसको शो किया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है आपका जो उसमें मैंने शो किया हुआ है उसको अगर आप खुद रीड करें तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा मैम ये जो कह रही थी मैम हमने नहीं किया हुआ अल्फा अमाइनिटिन जी मैम, ये क्विज में आप इंक्लूड करती हैं। मैं आपको शो करती हूँ एक मिनट। मैम आरएनए स्प्लाइसिंग और ट्रांसक्रिप्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है? जी जी, साइमल्टेनियसली। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है ये स्लाइड 32?
यस मैम। इसमें इस टेबल को आपको कुछ याद आ रहा है ना, डिस्कस किया था। इसमें जो लिखा है ना इफेक्ट्स ऑफ अल्फा एमाइनेटिन, और ये लिखा हुआ है पोलीमरेज 1, 2 एंड 3, ठीक है। कुछ याद आया? जी मैम। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ अगर आपको लगता है कि नहीं हमने एक्सप्लेन किया। अल्फा एमाइनेटिन जो है ये एक पॉइजनस केमिकल है जो कि मशरूम जो है ना उसमें होता है, जो एक जो पॉइजनस मशरूम्स होती है ना, उसको डेथ कप भी कहते हैं, डेथ कैप शायद। तो अगर आप अनफॉर्चुनेटली जो वाइल्ड ग्रोन मशरूम्स होती हैं उनमें से कोई ऐसे है उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेसेस जो है इनका जो सेंसिटिविटी लेवल है ना इन इस केमिकल के अगेंस्ट वो डिफरेंट है। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो इनसेंसिटिव है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और जो 2 है वो स्ट्रांगली इनिबिट हो जाता है, और जो 3 है वो अगर हाई कंसनट्रेशन इसकी कंज्यूम करते हैं तो वो तब वो उसके लिए डेंजरस होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये आरएनए पॉलीमरेज 2 को स्ट्रांगली इनिबिट करता है, तो डेफिनेटली इसी वजह से अगर कोई इसको खुदा न खास्ता इस पॉइजनस मशरूम को खा लेगा तो वो उसकी डेथ हो सकती है, डेथ हो जाती है बल्कि, और बहुत जल्दी होती है। क्योंकि देखें ना आप, आरएनए पॉलीमरेज 2 ने मैसेंजर आरएनए बनाना है, मैसेंजर आरएनए से आगे सारी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, डेथ होगी, ठीक है। तो और फिर इस पेपर में जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि उन्होंने ऐसे म्यूटेंट्स जो थे वो उनको डिस्कवर किए कि वो जो थे सेंसिटिव नहीं थे इससे ना, अल्फा एमाइनेटिन से। तो फिर इन्होंने जो है ना उसको एक्सप्लोर किया कि जब अगर हम इसकी सीटीडी की म्यूटेशंस करते हैं, डिलीशंस करते हैं, तो फिर कैसे वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो उस रेफरेंस में मैंने आपसे बात की, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो थोड़ा सा बिल्कुल है, कोई इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। वो पेपर भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है बहुत है आप लोग नहीं पढ़ते। और बहरहाल अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए मैं तो परेशान ही हो सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है ज़्यादा पढ़ने लिखने से। तो पढ़ लेंगे अपना फ़ायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे अपना नुकसान है, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे कल से। आप ये रिमेनिंग पार्ट पढ़ लें, उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मेरे से, ठीक है, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर लें। नो मैम। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला क्लास होगी आपकी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।